जो ये इकोसिस्टम है विच इज़ फाउंड ऑन लैंड, इसको हम टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम कहते हैं। इसमें माउंटेन पाया जाता है, एक ग्रासलैंड होता है। जो ग्रासलैंड का इकोसिस्टम है उसको हम टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में वो पाया जाता है। फॉरेस्ट है इसी की तरह, ग्रासलैंड है, माउंटेन है। फॉरेस्ट के अंदर जो इकोसिस्टम पाया जाएगा दैट विल बी कॉल्ड एज टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। दूसरा है एक्वेटिक और वाटर इकोसिस्टम, जो पानी के अंदर पाया जाएगा। पॉन्ड है, लेक है, सी के अंदर जो इकोसिस्टम पाया जाता है वो इकोसिस्टम है। तो रिवर है, तो रिवर के अंदर जो इकोसिस्टम होगा यानी कि इंटरेक्शन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स विद देयर एबायोटिक फैक्टर्स। तो वाटर के अंदर जो है वो उसको हम एक्वेटिक इकोसिस्टम कहते हैं। एक पॉन्ड, एक सी और एक लेक के अंदर जो इकोसिस्टम होगा तो वो एक्वेटिक इकोसिस्टम कहलाएगा या वाटर बेस्ड इकोसिस्टम का कहलाएगा। ये दोनों टेरेस्ट्रियल और वाटर इकोसिस्टम्स, दीज आर द नेचुरल इकोसिस्टम्स। ये दोनों जो हैं दीज आर द नेचुरल इकोसिस्टम्स, कुदरती बने हुए इकोसिस्टम्स जिनको कुदरत बनाती है। दीज आर द नेचुरल इकोसिस्टम्स। और दूसरा है मैन मेड, और जिसे हम कहते हैं आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम और मैन मेड इकोसिस्टम, इसमें आता है हमारा क्रॉप फील्ड। जब हम क्रॉप्स लगाते हैं किसी जगह, किसी लैंड के ऊपर, तो वो एक इकोसिस्टम बनाता है। वो चाहे 5 महीने या 6 महीने रहता है, तो उसमें डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल्स पाए जाते हैं, प्लांट्स पाए जाते हैं, और वो इंटरेक्ट करते हैं। जो प्लांट्स होते हैं इनको अपनी लाइफ सस्टेन करने के लिए, अपनी लाइफ एग्जिस्ट करने के लिए इनको एबायोटिक फैक्टर्स की ज़रूरत पड़ती है, सॉइल की ज़रूरत पड़ती है, सनलाइट की ज़रूरत पड़ती है, और वाटर की ज़रूरत पड़ती है। वाटर, सनलाइट और सॉइल, ये जो तीनों हैं ये नॉन लिविंग फैक्टर्स हैं, एबायोटिक फैक्टर्स हैं। तो इस वो सॉइल के अंदर इसको न्यूट्रेंट्स मिलते हैं, जैसे कि सल्फ़र है, इसी तरह साल्ट्स पाए जाते हैं, फास्फोरस की ज़रूरत पड़ती है, कैल्शियम की ज़रूरत पड़ती है। ये सभी चीज़ें सॉइल से निकलते हैं। इसके अलावा गार्डन हम बनाते हैं, गार्डन के अलावा अंदर डिफरेंट प्लांट्स हम लगाते हैं। तो वो गार्डन जो है वो एक आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है। इसी तरह पार्क्स हम बनाते हैं, पार्क के अंदर ग्रासेस होते हैं। इसके अलावा हम डिफरेंट फ्लावर्स उसमें लगा देते हैं और इसके अलावा वो ग्रो हो जाते हैं। इसके अलावा बहुत सारे इंसेक्ट्स या भी वहाँ पे पाए जाते हैं, और सॉइल भी मौजूद होती है, वाटर भी पाया जाता है। एक नया, एक अलग सा इकोसिस्टम होता है। एक्वेरियम, एक्वेरियम में हम एक बिल्कुल आर्टिफिशियल होता है, बिल्कुल वो मैन मेड होता है, यानी कि इसमें हम पानी रखते हैं, फिशेस रखते हैं, और उन फिशेस को ग्रो अप करने के लिए, उनकी ग्रोथ के लिए वहाँ पे हम यहाँ से ही, बाहर से ही वो एबायोटिक फैक्टर, इसमें हम न्यूट्रेंट्स डालते हैं, सॉइल रखते हैं, ताकि एक एक्वेरियम बन जाए। तो उस एक्वेरियम में जो एनिमल्स पाए जाते हैं, या हम प्लांट्स भी लगा सकते हैं, तो वो उनकी ग्रोथ हो जाती है। लेकिन एबायोटिक फैक्टर्स मौजूद होते हैं, और सनलाइट खास करके यहाँ पे क्रॉप फील्ड, गार्डन, पार्क्स, एक्वेरियम में बाहर से जो नॉन लिविंग थिंग आता है वो सनलाइट है। और ये इस बेसिस पे जो इकोसिस्टम है ये नेचुरल इकोसिस्टम है। इसमें टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम और वाटर बेस्ड और एक्वेटिक इकोसिस्टम आएगा, और दूसरा है आर्टिफिशियल इकोसिस्टम जो मैन मेड इकोसिस्टम है, जिसको इंसान बना देता है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि ये यहाँ पे सेल्फ कंटेनेड यूनिट होता है, लाइफ एग्जिस्ट होती है, एंड देयर इज एन इंटरेक्शन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स so that life can exist। तो कंपोनेंट्स की बात करते हैं। जो कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम होते हैं वो दो या तीन हैं। तो एबायोटिक कंपोनेंट्स एंड बायोटिक कंपोनेंट, दो कंपोनेंट्स हैं, एबायोटिक कंपोनेंट्स एंड बायोटिक कंपोनेंट्स। एबायोटिक कंपोनेंट्स हो गए नॉन लिविंग फैक्टर्स और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो एबायोटिक कंपोनेंट्स में सॉइल आता है, वाटर आता है, और एयर आता है। तो जब हम सॉइल की बात करते हैं तो सॉइल में बहुत सारी चीज़ें मौजूद होती हैं। एक तो वाटर आता है, ये खुद भी हमने एबायोटिक कंपोनेंट्स में इंक्लूड किया है। लेकिन ये वाटर कहाँ पे मौजूद होता है? ये मौजूद होता है
सॉइल के अंदर। फास्फोरस मौजूद होता है सॉइल के अंदर, सल्फर मौजूद होता है, सोडियम मौजूद होता है, पोटाशियम मौजूद होता है और कैल्शियम मौजूद होता है सॉइल के अंदर। दीज आर द इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो सॉइल के अंदर पाए जाते हैं। इससे एयर की बात करते हैं तो एयर में मौजूद होता है कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, क्रिप्टॉन और बाकी सारे छोटी छोटी गैसेस। These all are called inorganic substances which are present inside the soil and air and are necessary for लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स को ज़रूरत पड़ती है इन चीज़ों की फॉर दियर ग्रोथ। इसी तरह फिज़िकल फैक्टर्स की बात करते हैं। फिज़िकल फैक्टर्स भी एबायोटिक कंपोनेंट्स का एक जूस है, एक कंपोनेंट है, एक कॉन्स्टिट्यूएंट है। तो फिज़िकल फैक्टर्स में आता है लाइट विच इज़ नेसेसरी फॉर कन्वर्टिंग these inorganic substance into organic substance। तो टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है, ये भी ज़रूरत है कन्वर्जन के लिए। और ह्यूमिडिटी होती है एयर में, एक कंसनट्रेशन ऑफ वाटर की मौजूद होती है जिसे हम ह्यूमिडिटी कहते हैं। और इसके अलावा एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी ज़रूरी होता है फॉर दीज लिविंग ऑर्गेनिजम्स फॉर इट्स ग्रोथ। These are mostly used by these living organisms for their growth। इसके बाद है these are all जो हैं ये abiotic components है but are necessary for living organisms। इसके बाद है बायोटिक कंपोनेंट्स। तो बायोटिक कंपोनेंट्स जो हैं वो तमाम प्लांट्स पाए जाते हैं जो भी हैं, और तमाम एनिमल्स जो हैं इस ये बायोटिक कंपोनेंट्स में आते हैं। तो ये बायोटिक कंपोनेंट्स हैं जो हैं ये फर्दर डिवाइड किए गए हैं 3 ग्रुप्स में। एक तो हो गया प्रोड्यूसर्स, दूसरा हो गया कंज्यूमर्स और तीसरा हो गया डिकम्पोजर्स। प्रोड्यूसर्स की बात करते हैं तो प्रोड्यूसर्स में तमाम ग्रीन प्लांट्स पाए जाते हैं। तो इनको हम ऑटोट्रॉप्स भी कहते हैं प्रोड्यूसर्स को, क्योंकि ये अपनी गुज़ा खुद बनाते हैं। दे आर नॉट डिपेंडेंट अपॉन अदर ऑर्गेनिजम्स फॉर देयर फूड एंड दे मेक देयर ओन फूड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंस इनको ज़रूरत होती है ताकि ये अपनी गुज़ा खुद बनाए। इसमें तमाम ग्रीन प्लांट्स होते हैं और इसीलिए अपनी गुज़ा खुद बनाने की वजह से इनको ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। ऑटो मीन्स सेल्फ एंड ट्रॉप्स मीन्स मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो कंज्यूमर्स की बात करते हैं तो इसमें तमाम एनिमल्स पाए जाते हैं और इनको हम हेटेरोट्रॉप्स भी कहते हैं। हेटेरो मीन्स अदर्स and trops means mode of nutrition। They depend upon other organisms for their food and mostly they depend upon these plants as well as animals। Now if they are these consumers heterotrophs, अगर ये डिपेंड करते हैं प्लांट्स पे तो हम इनको हर्बीवोर्स कहते हैं। अगर ये डिपेंड करते हैं एनिमल्स पे तो इनको हम कार्निवोर्स फिर कहते हैं। लेकिन अगर ये दोनों प्लांट्स और एनिमल्स पे डिपेंड करते हैं तो फिर हम इनको ओमनिवोर्स कहते हैं। इसके बाद एक और ग्रुप है डिकम्पोजर्स का, जो बायोटिक कंपोनेंट्स का एक और कॉन्स्टिट्यूएंट फैक्टर है या टाइप है। तो डिकम्पोजर्स में आते हैं बैक्टीरिया और फंजी, और इनको हम सेप्रोट्रॉप्स भी कहते हैं क्योंकि ये सेप्रो मीन्स डेड, दे डिपेंड अपॉन डेड डिकेइंग मैटर। जो प्लांट्स एनिमल्स, जिन प्लांट्स और एनिमल्स की डेथ हुई होगी, इस अर्थ पे मौजूद होगी या अर्थ के अंदर होगी, इनको ये डिकम्पोजर्स कन्वर्ट करते हैं इनटू द नॉन पॉइजनस सब्सटेंसेस में, और या तो ज़मीन के साथ मिला देते हैं या इनको बिल्कुल डिफरेंट सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करते हैं ताकि वो नॉन पॉइजनस सब्सटेंस हों, या इनको मिला देती है अर्थ के साथ और ऐड करती है न्यूट्रिएंट्स और बाकी चीज़ें बैक टू द सॉइल। ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस ऐड करती हैं सॉइल को, क्योंकि जो एनिमल्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, इनमें ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस यानी कि फास्फोरस, सल्फर, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, वाटर, ये सभी चीज़ें, नाइट्रोजन, ये सभी चीज़ें इनमें मौजूद होती हैं जो फिर वापस एक साइकिल के थ्रू ज़मीन में चली जाती है, फिर से प्लांट्स ग्रो हो जाती है, फिर से ये एनिमल्स खाते हैं। बिल्कुल एक साइकिलिक मैनर में ये जो चीज़ें हैं रिटर्न हो जाते हैं टू द अर्थ, और देन दे आर अगेन यूज्ड बाय द प्लांट्स फॉर देयर ग्रोथ। अब